लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। अगले 10 फरवरी को यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। चुनाव आयोग की बैठक के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। दिल्ली में चुनाव की अधिसूचना 14 जनवरी को जारी होगी। प्रत्याशी 21 जनवरी तक नामांकन कर सकेंगे, जबकि नामांकन वापस लेने की तिथि 24 जनवरी घोषित की गई है। चुनाव के लिए एक ही चरण में 7 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 10 फरवरी को मतगणना होगी। इस ऐलान के साथ ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन इज 14th January. That is Wednesday, the 14th January. And last date of making nomination is the 21st January. दिल्ली में इस बार 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। ये संख्या पिछली बार से 11,85,000 ज्यादा है। दिसंबर 2013 के चुनाव में कुल 1 करोड़ 19 लाख मतदाता थे। Date of poll the 7th February Saturday. Date of counting 10th February Tuesday. Yeah, 10th February Tuesday. आपको बता दें कि दिसंबर 2013 में भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिला। इन चुनावों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 32 सीटें, आम आदमी पार्टी को 28 सीटें और कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आई थीं। बाद में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन महज 49 दिनों के बाद ही सरकार ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 1 साल तक दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहा और अब दोबारा चुनाव का ऐलान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल और उत्तराखंड के वोटरों की भूमिका अहम होने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले प्रवासी वोटरों की संख्या 60 लाख से ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा वोटर पूर्वांचल और बिहार से हैं, जिनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। वहीं उत्तराखंड के वोटर भी बड़ी तादाद में हैं। दिल्ली में लगभग 25 सीटें ऐसी हैं जहां इन वोटरों का सीधा प्रभाव है, जबकि दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहां ये वोट निर्णायक साबित होते हैं। पूर्वांचल और उत्तराखंड के वोटरों की बड़ी संख्या अनधिकृत कॉलोनियों में रहती है, जिनके ऊपर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। बीजेपी ने इस आजमाइश में लीड लेने की कोशिश की है। अक्टूबर में छठ पर सरकारी छुट्टी और अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के ऐलान के साथ ही इन वोटरों को लुभाने की कोशिश हुई है। और इस सियासी गणित को समझने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर वासिंद्र मिश्र जी हैं और साथ ही न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा जुड़े हैं, जो बताएंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिवेट हो गई हैं। वासिंद्र जी, पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से दांव खेला गया है, कुछ दिन पहले अनधिकृत कॉलोनियों की बात हुई, उससे पहले छठ वाली बात हुई, तो यूपी और उत्तराखंड और बिहार के ये लोग मिल करके क्या इस बार दिल्ली में कुछ नया करने वाले हैं? शेखर, जो कार्ड इस समय बीजेपी खेल रही है दिल्ली के मतदाताओं के साथ, इसी ट्रम्प कार्ड के दम पर कांग्रेस और शीला दीक्षित दिल्ली में लगभग 15 साल तक सत्ता में रहे हैं। अब ये अलग बात है कि उनसे ज्यादा एग्रेसिव तरीके से बीजेपी ने इस कार्ड को उछाला है। अगर हम बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन पर नजर डालें तो जिस तरह की कैंपेनिंग हो रही है उसमें सबसे ज्यादा फोकस पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के मतदाताओं पर है और इसलिए छठ की छुट्टी को सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है उनके इलेक्शन कैंपेन के जरिए। दूसरी जो खास बात है, वो अगर सबसे ज्यादा किसी को चुनौती है तो नरेंद्र मोदी के लिए है और नरेंद्र मोदी की स्थिति अखाड़े के उसी पहलवान की तरह है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर और नंबर 1 पोजीशन में है, लेकिन उसको डर एक ऐसे पहलवान से है जो कि रोज उनको चुनौती दे रहा है और अगर वह नरेंद्र मोदी से पराजित हो जाता है तब भी उसकी विजय होगी राजनीतिक तौर पर कि उसने एक देश के सबसे बड़े पहलवान से
शिकस्त खाई है। और अगर किसी वजह से बराबरी पर भी यह कुश्ती छूटती है, जो राजनीतिक कुश्ती होने वाली है, तो माना जाएगा कि उस कमजोर पहलवान की ही जीत है, क्योंकि उसने अपने मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर पहलवान से बराबरी पर कुश्ती छोड़ी है। तो अब यह सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। शायद यही चुनौती है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपनी तरफ से उस कमजोर पहलवान कहें या सीधे तौर पर नाम लें तो केजरीवाल के मुकाबले अपना कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। और बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगा जा रहा है। अब देखना है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर क्या नरेंद्र मोदी में भरोसा जताती है, जिस तरह से उसने लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह से अपना विश्वास जताया था, या उस अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना पसंद करती है, जिन्होंने पूरे 45 से 50 दिन तक पूरे दिल्ली प्रशासन को, दिल्ली की जनता को अराजकता की स्थिति में पहुंचाए रखा और अंत में सत्ता छोड़कर चले गए। और अब हम रुक कर लेते हैं अनुराग का, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसर्स का जायजा लेते हुए हमारे न्यूज रूम पहुंचे हैं। अनुराग, बताइए क्या पाया आपने, किस तरीके से, जैसा वासिन जी ने कहा कि पहलवान तेज कर दी, क्योंकि इस राजनीति के इस अखाड़े में जीतना हर कोई चाहता है, लेकिन ये जनता तय करेगी कि कौन पहलवान इस राजनीतिक अखाड़े में विजयी होगा। जिस तरीके से दिल्ली चुनाव की बात है तो यहां पर बीजेपी के नेता बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं, क्योंकि उनको इस बात की पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से 2014 का चुनाव मोदी लहर के चलते जीता गया, उसी तरीके से मोदी का फेस बीजेपी ने आगे कर दिया है, तो बाकी उनको नहीं लगता कि उनको कुछ और करने की जरूरत है। वहीं अगर हम बात करें जिस राजनीतिक कमजोर पहलवान की बात कर रहे थे हमारे एडिटर वासिन जी, तो वो भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता में उस वक्त कंफ्यूजन था जब पहले दिल्ली में चुनाव हुआ था, क्योंकि उसी कंफ्यूजन में उस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन अब कंफ्यूजन दूर हो गया है, तो अभी उस पार्टी के आका को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जब कंफ्यूजन में लोगों ने उसको इतनी वोट दे दी, तो अब तो कंफ्यूजन पूरी तरह से छट चुका है। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के लोग हैं वो चुनाव आम आदमी पार्टी के बीच में और बीजेपी के बीच में मानकर चल रहे हैं। कांग्रेस को यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस लोग लेकर नहीं चल रहे हैं, इसलिए बीजेपी को बहुत ज्यादा जो चुनौती मिलने वाली है वो इसी पार्टी से मिलने वाली है, ऐसा दिल्ली के लोगों का मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 49 दिन का कार्यकाल था अरविंद केजरीवाल का, वो बहुत ज्यादा टेंटेड रहा, और लोग आज भी जो दिल्ली के लोग बात करते हैं और जो राजनीतिक जो हस्तियां हैं वो कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल एक अच्छे आंदोलनकारी तो साबित हो सकते हैं, लेकिन अच्छी सरकार वो नहीं चला सकते, जो उनके पिछले कार्यकाल में देखने को मिला। हालांकि एफएम के जरिए और जो तमाम अरविंद केजरीवाल की कैंपेनिंग चल रही है उसके जरिए वो ये बताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि जो कुछ उनसे हुआ वो भूलवश हुआ, लेकिन अब वो दिल्ली में 5 साल की स्थिर सरकार देंगे। और उन्होंने फिर से हवाई वादे करने शुरू कर दिए। जिस तरीके से उन्होंने पहले यह बात कही थी वो पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो ये बातें हैं काफी हाइपोथेटिकल नजर आती हैं, क्योंकि बिना राजस्व के वो सरकार को कैसे चलाएंगे। दिल्ली में फ्री हाईफाई की उन्होंने घोषणा कर दी है कि जितने भी दिल्ली के इलाके हैं फ्री हाईफाई युवा उसको यूज कर सकेंगे। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो अभी हवा में नजर आती हैं, लेकिन दिल्ली की जनता इन बातों पर कितना विश्वास करती है ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी अंदर खाने घमासान, क्योंकि शीला दीक्षित ने दिल्ली में काफी मेहनत की थी। कांग्रेस के जो लोग हैं और दिल्ली के भी लोग हैं इस बात को मानते हैं कि दिल्ली में जितना विकास हुआ उसमें शीला दीक्षित का योगदान काफी था। हालांकि बाद में जब शीला दीक्षित चुनाव हारी तो जनता का जवाब कुछ दूसरी तरीके का देखने को मिला, और कांग्रेस के सामने दिक्कत यह है कि क्या वो शीला दीक्षित को दोबारा मैदान में उतारे या फिर अजय माकन को। बहुत शुक्रिया। हालांकि अजय माकन को सामने ले आए हैं। वासिन जी, इस पर मैं चाहूंगा कि फाइनल कमेंट की केजरीवाल के बारे में कहा भी गया कि असली आंदोलनकारी वो होता है जो सत्ता तक पहुंचने के बाद अपनी ही कुर्सी पलट दे, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण उन्होंने खुद पेश किया। नरेंद्र मोदी की जहां तक बात है या बीजेपी को अगर हम कहें तो सितंबर 2013 मुझे याद है 1.25 लाख की भीड़ थी, और अभी 4 दिन पहले जो रैली हुई, इतवार को जो रैली हुई, उसमें 35,000 लोग जुटने मुश्किल हो गए। तो ये कहीं शायद दिल्ली भी अपनी तरह से मूड बना रही है कुछ। शेखर, ये सच है कि दिल्ली में जो 3 प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें से दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अंदरूनी गुटबाजी की शिकार हैं।
भारतीय जनता पार्टी में भी जबरदस्त गुटबाजी है और कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी तो सार्वजनिक तौर पर देखने को मिल रही है। जब चुनाव के दौरान शीला दीक्षित का यह कहना कि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर आम आदमी को पार्टी को सपोर्ट करेगी, इससे यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी की जो आंतरिक गुटबाजी है वो चरम सीमा पर है और शीला दीक्षित नहीं चाहती हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है तो उसको कोई खास कामयाबी मिले, इसलिए उन्होंने इस तरह का राजनीतिक बयान दे दिया है। सबसे बड़ा जो कारण है आंतरिक गुटबाजी का जो कि परेशानी पैदा किए हुए है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली के चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है। अगर दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली तो इसका सीधा असर एक बार फिर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी और उनकी साख पर पड़ सकता है।